क्या बोल रहा है स्टैंडर्ड लाइक का मतलब क्या है? देखो भाई तीनों पॉइंट तो मुझे जनरल टोन स्टैंडर्ड इन्होंने में से एक जैसे लगते हैं। देखो भाई अगर मान लो एयरटेल की 50 ब्रांचेस है, 100 ब्रांच, 1000 ब्रांच है और लाइक वी प्रोवाइड एरर फ्री सर्विस, तो सब ब्रांच को झक मार के फॉलो करना पड़ेगा ना। तो एक जनरल टोन आएगा कि हम लोग सब एक जैसा बोलेंगे, कोई ब्रांच अलग नहीं बोलेगी, तो जनरल टोन आएगा, स्टैंडर्ड आएगा, ये हमारा स्टैंडर्ड एरर फ्री का, सब वैसा करने का प्रयास करेंगे। तो इट इज लाइक दैट। तो बताएंगे दोस्तों, एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा, बताइए मिशन क्यों करते हैं? जनरल टोन लाता है, यूनानिमिटी लाता है, स्टैंडर्ड लाता है, वो लोगों को मोटिवेशन देता है, वो फोकल पॉइंट भी है। आप बताएंगे मिशन लिखते समय कौन सी बातों को, व्हाट फैक्टर्स आर रिक्वायर्ड टू बी कंसीडर्ड। तीन बातें, वो यूनिक होना चाहिए, वो किसी का कॉपी नहीं होना चाहिए, यूनिक। वो किसी का कॉपी है तो वो देखो मिशन में आप अपनी हकीकत बयां कर रहे हो, किसी का कॉपी कैसे हो सकता है? वो यूनिक होना चाहिए, वो किसी से आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए। समझ में आए? ये जो हम लोग जब बात करते हैं कि ये नहीं, फैक्टर्स आर रिक्वायर्ड, कौन से फैक्टर्स सोचना चाहिए मिशन लिखते समय? वो यूनिक होना चाहिए, वो कॉपी नहीं होना चाहिए, इट्स टू शो योर कैपेसिटी। वो था ना वो, नहीं तीन बातें देखो, टेक्नोलॉजी, कैपेसिटी, भूल गए क्या वो? ये देखो यहाँ पे लिखा था, अब भूल गए शायद से, ये देखो, ये देखो यहाँ पे लिखा है, इधर देखो, इधर देखो, चलो हाँ कस्टमर फोकस भी है, देख रहा हूँ कहाँ पे लिखा है, ये देखो, ये देखो यहाँ पे वो यूनिक होना चाहिए लिखा था, वो स्पेशल आइडेंटिटी होना चाहिए, किसके कॉपी होना चाहिए, वो कौन से कस्टमर को सर्व करता है ये लिखा होना चाहिए, और साथ में टेक्नोलॉजी कॉम्पिटेंसी एक्टिविटी को बताए। समझ में आए? वो तो चार बातें कौन सी? मिशन ऐसा हो जो यूनिक हो, जो किसी का कॉपी पेस्ट ना हो, वो ये करे कि मिशन लिखने के बाद में समझ जाए कि वो कौन से कस्टमर को फोकस कर रहा है, और साथ में मिशन ऐसा होना चाहिए जो ये बताए कि आपकी टेक्नोलॉजी कितनी अच्छी, आप कौन सी एक्टिविटी करते हो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का कॉम्पिटेंसी। यानी कि जब मैं बोलता हूं मैं एयरटेल हूं, वी प्रोवाइड एरर फ्री सर्विसेज, तो देखो उसे देख के लगता है क्या कॉम्पिटेंट है इसलिए एरर फ्री दे रहा है, क्या अच्छा टेक्नोलॉजी है इसलिए एरर फ्री दे रहा है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ऐसी बात है। एवरीबॉडी अंडरस्टूड? कम ऑन, बताओ बच्चों, अगर मिशन लिखते समय कौन सी बातों को सोचना चाहिए? वो किसी का कॉपी ना हो, वो किसी का दोस्त, वो आपकी यूनिक आइडेंटिटी हो, वो कौन से कस्टमर को फोकस कर रहा है वो लिखा होना चाहिए, वो आपकी टेक्नोलॉजी, आपकी क्षमताओं, आपकी कैपेसिटी, आपके क्या बोलते हैं एक्टिविटी को बताए, आपकी टेक्नोलॉजी को बताए। ओके बताओ बच्चे, एक बात फिर से एक बार पूछूंगा, आपने मिशन लिखते समय कौन सी बातों को सोचना चाहिए? लिखते समय वो हो गया, वह भी हो गया। मिशन क्यों करते हैं ये क्वेश्चन, वाई मिशन, ये जवाब देंगे। वो यूनानिमिटी लाता है, जनरल टोन लाता है, स्टैंडर्ड लाता है, लोगों को मोटिवेट करता है ना, वो फोकल पॉइंट, ये सारी इधर हो गया। और ये भी लिखा है कि आपके वो ऑब्जेक्टिव और गोल्स को हकीकत में लाने के लिए हेल्प करता है, ये यहाँ पे। तो दो क्वेश्चन जरा एग्जामिनेशन में कई बार पूछे हैं, वाई मिशन भी पूछा है, और मिशन लिखते समय कौन से बैठो, ये अगर आपको अभी हो सकता है इतना रिकॉल नहीं हुआ, तो जब आप कल पढ़ाई करने बैठेंगे तो वो वापस कर लेना। और जहां से भी आपको ऐसा लगे कि आप कोई चीज पे अभी इतने परफेक्ट नहीं, तो वहां पे स्टार मार्क करो। जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में आप 100% अच्छा आएगा, ये तो इंसान है, कुछ चीजें हम लोग भूल जाते हैं, कोई चीजें बहुत याद रह जाती है, तो थोड़ा बहुत तो अभी देखो कुछ चीजें पे पॉइंट्स याद करना बहुत जरूरी है, तो आप कुछ आपको आइडेंटिफाई करना, यहाँ पे मैं कम हूँ, अभी टाइम है ना अपने से रिकवर करने के लिए। ठीक है आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगला सवाल आपके सामने है। यहां पे एक प्रश्न पूछा था ऑब्जेक्टिव्स है, ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स। चलो पहले मैं विजन और विशन की बात करता हूं, दोनों में डिफरेंस क्या है, कौन सा आपका सक्सेस है विजन, कौन सा की ऑफ सक्सेस है मिशन, कौन सा प्रेजेंट है मिशन, कौन सा फ्यूचर है विजन, कौन सा आपका वो है जिससे आप यू आर एबल टू नहीं क्या बोलते हैं मिशन और विजन में, कौन सा बोलता है वेयर यू वांट टू बी, व्हाट यू आर, कौन सा प्रेजेंट है, कौन सा फ्यूचर है, कौन सा व्हाट यू आर है, कौन सा व्हाट यू वांट टू बी है, कौन सा सक्सेस है विजन, और कौन सा की ऑफ सक्सेस है मिशन। सब विशु कर रहे हैं। ओके गाइस, एवरीबॉडी वेलकम बैक। सो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे। द लास्ट क्वेश्चन माइट बी फ्रॉम दिस चैप्टर। दोस्तों बताएंगे गोल्स और ऑब्जेक्टिव में कौन सा जो जेनरिक होता है गोल, कौन सा स्पेसिफिक, इतने दिन में, इतने समय में, इसमें। दोस्तों ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स की अगर मैं बात कर लेता हूं तो आपको बताना चाहता हूं कि आई वांट टू इंक्रीज मार्केट शेयर गोल्स, आई वांट टू इंक्रीज कस्टमर सेटिस्फैक्शन गोल्स, आई वांट टू इंक्रीज market share of textile by 30% by 25. Yeah, objective. I want to increase the customer revenue. I want to increase my sales by 500 crores in petroleum business till 2030.
ये क्या है ना, आप ये स्पेसिफिक है, कितने दिन में, कितने सालों में, कौन से इसमें, ये स्पेसिफिक होता है, कितने सालों में, कौन से एरिया में क्या। इट इज टाइम बाइंडिंग, इट इज वेरी स्पेसिफिक, इट्स मेजरेबल, अचीवेबल, वो होता है ऑब्जेक्ट। हाँ, आई वांट टू इंक्रीज मार्केट शेयर, अरे कितने साल में, क्या कुछ नहीं, आई वांट टू इंक्रीज माय रेवेन्यू, ओके कितने साल बोल रहे, ये क्या है, जनरिक है। जो चीजें जनरिक होते हैं वो गोल्स होते हैं। I want to increase my personal relationship. I want to increase my marketing. I want to be on the rank one. I want to increase. I want to increase my product portfolio. ये क्या है, बहुत जनरिक है। अच्छा एक सवाल, गोल्स और ऑब्जेक्टिव में आप बताएंगे कौन सा जनरिक है, गोल्स कौन सा स्पेसिफिक इन नेचर है, किसके लिए किसको बनाते हैं? गोल्स को पाने के लिए ऑब्जेक्टिव बनाए जाते हैं। आपसे सवाल है, ये तो मैंने खत्म कर दिया, ऑब्जेक्टिव्स के कैरेक्टरिस्टिक्स मुझे बताएं। ये स्मार्ट डाकू, इसने बिल्कुल सही बोला, स्मार्ट डाकू, एस और स्पेसिफिक होना चाहिए। जैसे अगले 5 साल में सीमेंट में मैं 30% से अपना मार्केट शेयर बढ़ाऊंगा, तो क्या स्पेसिफिक हो गया? सीमेंट में मेजरेबल 30%, अचीवेबल होना चाहिए, मतलब ऑब्जेक्टिव ऐसे हवा में कुछ भी अपने पास, इट शुड बी अचीवेबल, रेलेवेंट होना चाहिए। मतलब आप जिस टाइप के, अगर मान लो विराट कोहली बोलेगा मैं सीमेंट में 30% मार्केट शेयर बढ़ा दूंगा, तो क्या संबंध है? तो क्रिकेट में बढ़ा, तो रेलेवेंट होना चाहिए, टाइम बाइंडिंग यानी 5 साल, 2 साल, 3 साल से होना चाहिए। डाकू डी से व्हाट, इट शुड बी ना नहीं, आपने ये होता है कि इट्स हेल्पफुल फॉर डिसीजन मेकिंग। क्या डिसीजन मेकिंग, आप बताओ मुझे। देखो कैसा होता है ना, जब आप कोई ऑब्जेक्टिव बनाते हो ना, जैसे आपने बोला कि 5 साल में 30% आपका सीमेंट का मार्केट शेयर बढ़ना चाहिए, तो ये अपना ये आपका ऑब्जेक्टिव है, तो उस ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आप निर्णय लोगे सारे। तो डिसीजन मेकिंग कैसी होगी आपकी, उस ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए होगी। और इट शुड बी व्हाट, अप्रेजल होना। अप्रेजल मतलब क्या, 5 साल होने में हम लोग चेक कर पाए कि हम लोग 30% तक बढ़े कि नहीं बढ़े, तो आपको इवैल्यूएशन के लिए वो ऑब्जेक्टिव हेल्प करते हैं, है ना। सी फॉर क्या था, इट शुड बी चैलेंजिंग, मतलब ऑब्जेक्टिव ऐसे होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई भी कुछ भी बना दे, आपको लगे कि यार पाने के लिए बहुत दम लगता है ना। और इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल, मतलब ऑब्जेक्टिव ऐसा जो अंडरस्टैंडेबल हो। तो बताएंगे स्मार्ट होगा, वन सेकंड, एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ए से अचीवेबल, आर से रिलेवेंट, टी से टाइम बाइंडिंग, डी से व्हाट, कम ऑन डिसीजन मेकिंग, इट शुड बी अप्रेजल बनाने में, इवैल्यूएट करने में हेल्प करे। सी से चैलेंजिंग होना चाहिए, एंड इट शुड बी व्हाट, ओहो इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल। तो इस तरह से। अच्छा बताओ बच्चों, ऑब्जेक्टिव किसके बारे में हो सकते हैं? ऑब्जेक्टिव कुछ भी हो सकते हैं, कोई इंसान प्रॉफिट वाले ऑब्जेक्टिव बना सकता है, कोई रेवेन्यू वाला बना सकता है, कोई एबिटा वाला बना सकता है, कोई मार्केट शेयर, कोई रैंकिंग वाला बना सकता है, कोई टेक्नोलॉजी, कोई एचआर, कोई सीआरएम का भी बना सकता है, कोई इसका बना सकता है, सीएसआर का भी बना सकता है। तो हर एक आदमी प्रॉफिट से ही अपना ऑब्जेक्टिव नहीं जोड़ता। कुछ लोगों को प्रॉफिट नहीं चाहिए, उनको रेवेन्यू चाहिए, कुछ लोग रेवेन्यू चाहिए, कुछ बोलेंगे मेरा वो मार्केट शेयर बढ़ना चाहिए, कुछ बोलेंगे मार्केट शेयर नहीं अपने को एबिटा चाहिए, कुछ लोग बोलेंगे यार सब टेक्नोलॉजी अपनी इग्नोर। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना अलग ऑब्जेक्टिव का हो सकता है। तो ये सब हुआ यहाँ पे। अगर आप देखोगे यहाँ पे पूरे इस चैप्टर को, तो हमने क्या कुछ खत्म किया, एक बार चेक कर लो। एक ही क्वेश्चन बचा मुझे लगता है, मॉडल। मॉडल को देख ले, अरे मॉडल को देख ले, यही मॉडल है आपके सामने, और मॉडल का डायग्राम भी आपको बना के दिए थे। एक बार बताओ, मॉडल का डायग्राम बनाया साहब आपने? मॉडल का डायग्राम आपको बना कर दिए थे हम। वेरी गुड लोड़ा जी, वेरी गुड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। क्या लिखा पर लोड़ा जी? बेटा तू ही है जो समझ पा रहा है, ये ले लो। हाँ बिल्कुल सही है। आप विजन बनाते हो, फिर ये क्या लिखते हैं उसमें, एनालिसिस करते हो, फिर यू मेक अ स्ट्रैटेजी एंड इम्प्लीमेंट एंड व्हाट, इवैल्यूएट। बहुत ही इजी है, एक्चुअली सेम ही पॉइंट्स है वो, थोड़ा सा डायग्राम से दे दिया बस। देखो अगर एग्जामिनेशन मॉडल आए और स्टेजेस आए तो लगभग आंसर सेम ही है। मैं आपको इधर देखो मेरे पास, अगर हम लोग ये आंसर लेते स्टेजेस का और ये लेते मॉडल का, और दोनों भी लिखे एसएम की स्टेजेस, ये बोला तो आपको सन फार्मा का एग्जाम्पल याद आना चाहिए, बराबर है ना? क्या बोला था आपने इसमें? आप क्या करोगे, विजन बनाओगे, फिर आप वेयर वी आर के लिए एनालिसिस करोगे हम लोग आज कहाँ पे, फिर हम लोग स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करेंगे, फिर स्ट्रैटेजी को हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, और फिर हम लोग उसको इवैल्यूएट करते हैं। ये सब हो गया। अब हम लोग मॉडल की बात करेंगे। मॉडल में क्या करते हैं, हम लोग इधर भी विजन बनाते हैं, पर हम लोग विजन बनाने से पहले हम लोग, अच्छा इसको ऐसा, मैं ऐसा लिखता हूँ, पहले हम लोग इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिक फॉर्म में लिखता हूँ मैं। विजन बनाते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक्सटर्नल और इंटरनल, यानी कि यहाँ पे SW एंड OT करते हैं। तो विजन बनाने के समय हमने पूरा एनवायरमेंटल एनालिसिस किया, तो हमको समझा कि हम लोग आज कहाँ पे, विजन बनाया, इससे समझा आज कहाँ पे है।
एक्चुअली ये नथिंग बट ये जो है ना, ये जो है इट शोज वेयर वी आर, और फिर हम लोग क्या करते हैं, इसका स्ट्रैटेजी बनाते हैं, फिर इन्हीं स्ट्रैटेजी को हम लोग वापस से इम्प्लीमेंट करते हैं, और फिर हम लोग इसको इवेल्युएट करते हैं। और इवोल्यूशन में नजर आया कि हम लोग अपने विजन को अचीव नहीं कर पाए हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, वापस से इस स्ट्रैटेजी में जाते हैं कि वापस हम लोग स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन नया करते हैं। तो ये पूरा ये मॉडल है, तो कुछ है नहीं ऐसे देखा गया तो। देखो इसका विजन है, इसका विजन है, ये स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी, इवोल्यूशन इवोल्यूशन, और ये एनालिसिस को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सटर्नल इंटरनल, इतना सारा ये डायग्रामेटिक फॉर्म में आपको लिखना होता है। अदरवाइज आई डोंट थिंक देयर इज एनी प्रॉब्लम। आप इस इवैल्यूएट को ऐसा भी कर सकते हो, इवैल्यूएशन कर लिया, हो सकता है आपने सब अचीव कर लिया, तो वापस आप विजन पे भी जा सकते हो। तो कुछ ऐसा मतलब इसमें मॉडल पर आपको एक क्वेश्चन बन गया ना आपके लिए, मॉडल को आप ऐसे नहीं लिख सकते हो। कैसा मॉडल को आपको ऐसा डायग्रामेटिक फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा, समझ आए। मॉडल का मतलब क्या है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को जनरली लोग आजकल मैक्सिमम कैसा यूज करते हैं मॉडल। देखो एसएम को इंप्लीमेंट करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, उसमें से एक ये तरीका है जो बहुत पॉपुलर है, जो अपने बुक में दिया हुआ ऐसा है। बाकी दोनों एसएम के ही है, एसएम का ही मॉडल है, एसएम के स्टेज है, दोनों क्वेश्चन ही सेम है, पर ये थ्योरेटिकल है और ये प्रैक्टिकल है। हालांकि कुछ दोनों ने ढोकलों ने कुछ बहुत भारी दिया नहीं है, पर आप जान दो मैं बोलता था, पर एनीवेज नो प्रॉब्लम। अगर इस चैप्टर को देखूंगा मैं, तो आप बताओ इस चैप्टर में मेनली क्या बच्चे हैं, 4 बच्चे, कौन से बताओ। इस चैप्टर में देखेंगे, देखिए चैप्टर नंबर 3 की बात करेंगे। चैप्टर नंबर 3 में सबसे पहले हमने बात की है इंटेंट की। इंटेंट में हमने विजन देखा, फिर मिशन, यही सबसे बड़ा पार्ट है, फिर गोल्स देखा, फिर ऑब्जेक्टिव देखा, ये सब हमने देखा, और फिर हमने देखा बिजनेस डेफिनेशन एंड बिजनेस मॉडल। फिर हमने देखा इस चैप्टर में स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का हमने मॉडल देखा, फिर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के हमने स्टेजेस देखे, और एक क्वेश्चन बचा है हमारा, और एक देखा स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग। तो आप जरा सारे क्वेश्चन को एक बार रिकॉल कर ले, और चैप्टर खत्म हो जाए। 4 चैप्टर हमारा आज खत्म हो जाए, मतलब चौथा चैप्टर खत्म होगा, चैप्टर 3 खत्म होगा, पर 4 चैप्टर हो जाएंगे। दोस्तों एक बार फिर से एक बार रिकॉल करते हैं, एसएम के स्टेजेस बताएंगे। सबसे पहले एक बार देख ले भाई क्या हो रहा है। देख ले भाई, इधर रिमोट नहीं, ठीक है ना, ओके। सो एवरीबॉडी वेलकम बैक। तो आप बताएंगे दोस्तों स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के स्टेजेस कौन से। सबसे पहले वेयर विजन है, फिर बाद में देखते हैं हम लोग आज कहां पे हैं, फिर उसने बोला हम लोग को रैंक 1 बनना है, अब हम लोग आज यहाँ पे रैंक 2 पे हैं, तो हम लोग स्ट्रैटेजी बनाएंगे, स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट करेंगे, मतलब फिर स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करेंगे और बाद में तो ये हो गया मॉडल में। अभी हमने देखा वो कुछ ने विजन बनाता है, फिर एक्सटर्नल इंटरनल करता है, फिर स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन करता है, इंप्लीमेंट करता है, और खत्म हो गए 2 क्वेश्चन। स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग याद रखें, बड़ा डिसीजन, जियो 1.5 लाख करोड़, टाटा कोरस, आर्थर मित्तर, फेसबुक, व्हाट्सएप, बड़े डिसीजंस, एकदम बड़ा पैसा, रतन टाटा ईवी केस में आ गए, ये क्या है, जोमेटो आईपीओ में, ये सब स्ट्रैटेजी में। इसके क्या था, उसके एलिमेंट्स है, बताओ कौन से एलिमेंट्स। टॉप लेवल लेता है, फ्यूचर ओरिएंटेड, लॉन्ग टर्म, इसको लार्ज अमाउंट ऑफ रिसोर्स लगते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन लगती है, बराबर है। अब इंटेंट की बात करो, मिशन और विजन का डिफरेंस बताओ जल्दी से। कौन सा, फ्यूचर ओरिएंटेड, प्रेजेंट ओरिएंटेड, सक्सेस, विजन, की ऑफ सक्सेस, कौन सा होता है, व्हाट वी आर, व्हाट वी वांट टू बी, ठीक है। आपका लक्ष्य कौन सा है, कौन सा करता है, व्हाट वी आर, व्हाट वी डू, मिशन, बराबर है। कस्टमर किससे अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। आप बताएंगे गोल्स और ऑब्जेक्टिव में डिफरेंस क्या है, कौन सा जेनरिक होता है, कौन सा स्पेसिफिक होता है। आई वांट टू इंक्रीज मार्केट शेयर, आई वांट टू इंक्रीज मार्केट शेयर इन द सीमेंट by 30% इन ईयर 2025। ऑब्जेक्टिव कौन सा, ऑब्जेक्टिव के कैरेक्टर बताओ, स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट, टाइम बाइंडिंग, डिसीजन मेकिंग, अप्रेजल, डॉक्यूसी, चैलेंजिंग, एंड यू से व्हाट, अंडरस्टैंडेबल। आप बताओ बिजनेस डेफिनेशन क्या होता है, यू नीड टू डिफाइन कि कौन से मार्केट को आपको सर्व कर। जैसे एप्पल बोलता है मैं नीश को सर्व करूंगा, तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा। वॉलमार्ट बोलता है मैं सस्ते लोगों को सर्व करूंगा, या फिर टाइटन बोलता है मैं भी सस्ता सर्च करूंगा, मतलब मेरे टारगेट कस्टमर लो कैटेगरी के। और बिजनेस मॉडल क्या है, जियो का और एयरटेल का दोनों भी सक्सेसफुल कंपनीज है, पर दोनों का एसएमएस, इंटरनेट कॉलिंग को चार्ज करने का तरीका अलग है, तो मतलब बिजनेस मॉडल अलग है। तो खत्म हो गया, ये इंटेंट बोला तो ये 5 क्वेश्चन आते हैं, और ये है, ये है। और आपको मिशन के अंदर एक क्वेश्चन है कि मिशन क्यों बना था,
क्यों बनाते हैं? जनरल टोन आने के लिए, यूनानिमिटी आने के लिए, मोटिवेशन देने के लिए, और वो फोकल पॉइंट है, और उसकी वजह से हम अपने गोल्स और विजन को अचीव कर पाते हैं। मिशन बनाते समय क्या सोचना चाहिए? वो यूनिक होना चाहिए, किसी कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। वो लोगों को बनाते समय ऐसा कि वो कस्टमर को बनाते समय इट शुड बी कस्टमर फोकस, और लास्ट में वो आपकी क्षमताओं को, अपने टेक्नोलॉजी प्रोसेस को बताए। अब विजन का एक क्वेश्चन, विजन के एलिमेंट्स बताओ। तो विजन मतलब पहले आप देखते हैं वेयर वी आर, फिर वेयर वी वांट टू बी, और वो कम्युनिकेट करना चाहिए। ये हो गया चैप्टर 3 इज ओवर। तो ये 4 चैप्टर्स हमारे एसएम के हो गए, 4 चैप्टर बाकी। अगला चैप्टर ये रहा आपके सामने। कम ऑन गाइस, चेक इट आउट। वी आर ऑन चैप्टर नंबर 1। नहीं डालते, कुछ अर्जेंट नहीं है। Okay guys, welcome back. So we are moving on chapter number 1. Are you ready now? Yes sir. So guys, chapter number 1 को देखते हैं आपके सामने। चैप्टर नंबर 1 में ये बिजनेस पॉलिसी एग्जामिनेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन नहीं है, हम लोग नहीं करेंगे। कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट नहीं है। अब आगे के 4 क्वेश्चन में हमें मजा है, और ये है भी थे बहुत थ्योरेटिकल, उसको चर्चा करने लायक नहीं है। स्ट्रैटेजी, दोस्तों स्ट्रैटेजी होता क्या है? स्ट्रैटेजी इज देयर टू अचीव द विजन। हम विजन को पाने के लिए जो 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 करते हैं उसको हम लोग स्ट्रैटेजी कहते हैं। दोस्तों देखते हैं, अगर मान लो अपने विजन को, अपने मकसद को पाने के लिए अगर जियो ने अपना कॉस्ट स्ट्रैटेजी अपनाया था, सस्ता बनाएंगे, वो स्ट्रैटेजी है। दोस्तों कोका कोला ने 5 रुपए की बॉटल निकाला था, उसकी स्ट्रैटेजी है। इसकी बात करेंगे, पार्ले जी का स्ट्रैटेजी लो कि उन्होंने कभी अपना प्रोडक्ट महंगा नहीं किया, वो एक स्ट्रैटेजी है। हम लोग बायजूस की बात करते हैं, बहुत मार्केटिंग पे पैसा डालता है, वो उसकी स्ट्रैटेजी है। तो अरे बाबा रामदेव सवेरे 4 बजे चालू हो जाता है, स्वदेशी स्वदेशी करेंगे, बाबा खुद मार्केटिंग करेंगे, वो बाबा का स्ट्रैटेजी है। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने अपने तरीके से, जैसे ईवी में आना रतन टाटा का स्ट्रैटेजी है। ओला ने अपनी बाइक लॉन्च कर दिया, ये क्या है? उसका एक स्ट्रैटेजी। तो अपने मकसद को पाने के लिए हम लोग जो करते हैं, जोमेटो ने आईपीएल है, वो एक स्ट्रैटेजी है। तो अपने मकसद को कामयाब करने के लिए जो 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 हम लोग करते हैं उसको हम लोग स्ट्रैटेजी कहते हैं, बराबर है। अब मान लीजिए मुझे इंडिया में नंबर 1 क्लासेस करना है, इसके लिए मैंने लाइव स्ट्रीमिंग लॉन्च कर दिया, पेन ड्राइव लॉन्च कर दिया। सिर्फ फेस टू फेस रहता मैं इतना आगे नहीं बढ़ता, तो लाइव स्ट्रीमिंग ला लिया, पेन ड्राइव ला लिया, ये सब क्या है? ये स्ट्रैटेजी है। हमने सीए फाउंडेशन पे फोकस किया, स्ट्रैटेजी है। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन पे, बोलो भाई, विजन अचीव करने के लिए हम लोग जो 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 करते हैं उनको स्ट्रैटेजी कहते हैं। स्ट्रैटेजी प्रोएक्टिव हो सकती है, रिएक्टिव हो सकती है। याद रखना, स्ट्रैटेजी 2 लाइन याद रखना। स्ट्रैटेजी इज देयर टू अचीव ऑब्जेक्टिव विजन्स, स्ट्रैटेजी इज देयर टू फुलफिल द गैप बिटवीन व्हाट वी आर, व्हाट वी नीड। और स्ट्रैटेजी विल ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल। इसलिए चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, 6 ये है, हर एक लेवल पे स्ट्रैटेजी अलग होती है। ये 2-3 लाइन जरूर लिखना। स्ट्रैटेजी आता है, बोलेंगे व्हाट इज स्ट्रैटेजी, तो बोलना स्ट्रैटेजी इज देयर टू अचीव विजन, इट इज देयर टू अचीव ऑब्जेक्टिव गोल्स, इट इज देयर टू फुलफिल द गैप बिटवीन व्हाट वी आर एंड व्हाट वी। और स्ट्रैटेजी तीनों लेवल पे होती है। दुनिया में 2 टाइप की स्ट्रैटेजी, एक प्रोएक्टिव, एक रिएक्टिव। आप बताएंगे व्हाट इज दुनिया प्रोएक्टिव? कोई भी चीज को सोच समझ के आपने बनाया, कोई भी ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई जो सोच समझ के ताकि गलतियां हो ही ना, उसको प्रोएक्टिव। और गलती होने के अंदर आपको सुधारो, उसको रिएक्टिव स्ट्रैटेजी बोलते हैं। दोस्तों जिन कंपनी ने आज ईवी लाया, अभी तो ईवी आया भी नहीं है, स्टेशन भी नहीं आया, फिर भी अपनी ईवी बनाने का स्ट्रैटेजी बना दे, इसको प्रोएक्टिव कहेंगे। जब दुनिया में सबके इसमें ईवी आ जाएगा, फिर मारुति अपना ईवी लाएगा, ये रिएक्टिव स्ट्रैटेजी हो जाएगा। टाटा प्रोएक्टिव कर रहा है आज, मारुति रिएक्टिव करेगा। मारुति अभी भी ऑब्जर्व कर रहा है, देखूंगा करूंगा। और टाटा मोटर्स क्यों भाग रहा है? प्रोएक्टिव है ना, वो इंडिया का टेस्ला बन गया, प्रोएक्टिव का एडवांटेज मिला उसको, और पहले से घुस गया उसके अंदर। तो प्रोएक्टिव है वो। प्रोएक्टिव जैसे नैनो को सोच समझ के बनाया, प्रोएक्टिव। फिर नैनो में आग लगने लगी, नैनो को ठीक किया, रिएक्टिव। तो कुछ पर ऐसा नहीं कि हर स्ट्रैटेजी हमेशा प्रोएक्टिव। कभी भी स्ट्रैटेजी बनाई जब गलती हो जाती है तो उसको रिएक्टिव में आना ही पड़ता है। अब बात करेंगे दोस्तों स्ट्रैटेजिक लेवल, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस, फंक्शनल। बोलो राधे राधे, हरिओम, जय माता दी। दोस्तों ओम से दोस्तों आपके सामने ये है
कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल। इसको दोस्तों ऐसा अब लिखेंगे, कॉर्पोरेट वो तो बहुत ऊपर, एकदम ऊपर वाला लेवल। जैसे कि बात करेंगे हम लोग मुकेश भाव, ये कॉर्पोरेट, इनके बहुत बिजनेस है। जियो मार्ट है इनके, इसमें जियो टेलीकॉम है इनके, इसमें रिलायंस है इनके, इसमें ओ अरे वो शेयर नहीं का 30 रुपए का जो लिया था मैंने, वो टीवी 18, वो कैसे 84 का हो गया ना, तुम्हारे बैच में 3 टाइम हो गया। मैं 30 रुपए का लिया था, वो था ना उसने टीवी 18 और खरीदा। मुकेश भाई कुछ भी लेता हो बढ़ जाता है। तो इनका अलग 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 सब क्या है ना, इन्होंने हर बच्चे के लिए एक एक वहां पे मैनेजर अपॉइंट किया। हमने क्लास में देखा भी था, उनका नाम भी बताया था आपको, अभी मैं सीईओ लिख देता हूं। और ये मार्ट के अंदर भी उन्होंने क्या किया, और अलग अलग लोग, एक फाइनेंस मार्केटिंग वाला, एचआर वाला, प्रोडक्शन, ये सब क्या है, ये फंक्शनल लेवल। सर ये जो सीईओ ये है कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल। सर ये बिजनेस लेवल क्यों बोलते हैं? बिकॉज मार्ट को संभालने वाला जो आदमी होगा, मान लो B1 होगा, तो इस B1 का नाम हम लोग बिजनेस लेवल करेंगे। इसका नाम B2 है तो ये जियो को संभाल रहा है, इसका नाम B3 है, इसका नाम B4। ये क्या है, B2 क्या कर रहा है? वो सिर्फ जियो को संभालता है। B3 क्या कर रहा है? वो रिलायंस को। B4 इसका मीडिया को संभाल रहा है। ये B1 को मतलब नहीं जियो को क्या हो रहा है, B1 को मतलब नहीं रिलायंस जो पेट्रोलियम में क्या हो रहा है, B1 को मतलब नहीं मीडिया में क्या हो रहा है। आप बताएंगे सबसे देख के, ये एकदम ऊपर वाले लेवल, यहाँ पे वो केसवानी मेसवानी ब्रदर्स वो सब आएंगे, एकदम टॉप लेवल के लोग आते हैं, ठीक है ना। आप बात करेंगे दोस्तों, इसको बिजनेस लेवल क्यों कहते हैं B1 को? बिकॉज ही इज मैनेजिंग ओनली वन बिजनेस। तो कौन से लोग जनरल मैनेजर होंगे? मुकेश अंबानी कॉर्पोरेट लेवल है जनरल मैनेजर। क्यों? बिकॉज वो पूरे बिजनेस को एज अ होल मैनेज करते हैं। B1 भी जनरल मैनेजर, क्यों? वो पूरे मार्ट को मैनेज कर रहा है। पर ये फाइनेंस मैनेजर स्पेसिफिक मैनेजर, बिकॉज वो सिर्फ मार्ट का फाइनेंस देख रहा है। ये मार्केटिंग स्पेसिफिक सिर्फ B1 का मार्केटिंग संभाल रहा है। बताओ फंक्शनल मैनेजर किसको आंसरेबल है? बिजनेस को। और बिजनेस किसको आंसरेबल है? जनरल को। बताएंगे सबसे बड़ा आदमी कौन है यहाँ पे? जनरल मैनेजर। दैट इज व्हाट कॉर्पोरेट लेवल। अब बात करो कॉर्पोरेट की बातें फंक्शनल तक पहुंचाने के लिए किसकी मदद ली जाती है? बिजनेस। फंक्शनल लेवल इज आंसरेबल टू बिजनेस, बिजनेस लेवल इज आंसरेबल टू व्हाट? कॉर्पोरेट। आप बात करेंगे फंक्शनल लेवल की इनपुट से, क्या आपको लगता नहीं कॉर्पोरेट लेवल अपने, अरे भाई फंक्शनल के जो इनपुट्स है, क्योंकि ये लोग होते हैं जो कस्टमर से, और जो कस्टमर है एकदम रूट लेवल पे डील करते हैं, तो आपको कस्टमर और एम्प्लॉय यहाँ से कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ के जो इनपुट्स है वो आपको लगता नहीं ऊपर काम में आते होंगे, और दैट्स व्हाई दे आर एबल टू मेक गुड स्ट्रेटजीज फॉर द कंपनी, राइट। आप बताएंगे आप मुझे दोस्तों, यहाँ पे सबसे बड़े डिसीजन आप मुझे तक मार्ट को कितने पैसे देना है, जियो को कितने देना है, रिलायंस को, कौन डिसाइड करता है? कॉर्पोरेट लेवल। अब बताओ कि मार्ट को आगे ले जाने की जिम्मेदारी B1 मतलब बिजनेस लेवल की है, यानी कि जियो में कॉम्पिटिटिव एज लाने की जिम्मेदारी बिजनेस लेवल की है, बराबर है। और बिजनेस लेवल जैसा बोल रहा है फंक्शनल लेवल को इसे फॉलो करने, ज्यादा बुद्धि लगाना नहीं है, बिल्कुल सही। ये पूरा कॉन्सेप्ट है ना। MD, CFO, डायरेक्टर्स, ये सब कॉर्पोरेट लेवल पे आता है। और ये बिजनेस लेवल के लोगों को सिर्फ उनका एक पर्टिकुलर बिजनेस मैनेज करना होता है। ऊपर एक तो जियो को मैनेज करेगा, या तो मार्ट को मैनेज करेगा, एक स्पेसिफिक धंधा मैनेज करना है। अब रिलायंस के इसमें 100 बिजनेस है, तो हर एक का एक एक बिजनेस मैनेजर होता है। चलो ये भी क्लियर है, मतलब अपना ये स्ट्रेटेजी का कंसेप्ट खत्म हो गया, अपना ये लेवल्स खत्म हो गए। अब बात करेंगे गवर्न, ये बहुत ही तुच्छ क्वेश्चन, मतलब इसको मैं डिस्कस करूं तो ऐसा लगता है टाइम वेस्ट हो जा रहा नहीं, मतलब अगर मैं देख रहा भी हूं तो ऐसा लग रहा है कि मेरे नजरें कुछ गलत देख गई, क्योंकि क्वेश्चन क्या है उनका, मैं ये क्वेश्चन पूछा क्यों, मेरे को ऐसे को पूछना है। इनका क्यों बोलते हैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, मेडिकल सेक्टर यानी कि हॉस्पिटल सेक्टर में, और एजुकेशन जैसे हमारे जैसे बैजू जैसे लोग जैसे, क्या इनको SM सब्जेक्ट की जरूरत है क्या? अरे क्यों नहीं है? अरे क्या हम लोग क्या ऐसे क्या तुच्छ लोग हैं क्या? मतलब हमको ऐसा नहीं क्या ऐसा कास्टिज्म करके बोले तुम तुच्छ लोग है, तू गवर्नमेंट है, तुच्छ एजुकेशन मेडिकल, अरे क्यों? मतलब बाकी लोगों के लिए लगता है ना, हमारे लिए क्यों नहीं लगेगा? नहीं हमने क्या ऐसा अलग से क्यों पूछा? नहीं अलग से हमको ट्रीटमेंट क्यों दे रहे? मतलब आपको भी SM की जरूरत, आपको भी, आप क्लासेस चलाते हो, आप बायजूस हो, SP से हो, आपको क्यों हमारे क्यों नहीं? हम SM क्यों नहीं करेंगे? नहीं आप समझ रहे नहीं, ये क्यों हम लोग प्रॉफिट क्यों नहीं कमा सकते? नहीं वो जो भी है, इनकी संकल्पना ये है कि हम लोगों ने प्रॉफिट, ये ऐसा NGO है आजकल, हॉस्पिटल NGO नहीं रहे। कौन सा हॉस्पिटल NGO दिख रहा आपको? या स्कूल आप लोगों ने अपना बिजनेस बना के रखा, क्लासेस वालों ने अपना बिजनेस बनाया है,
ये क्या नॉन प्रॉफिट लिख रहा है आपको। हॉस्पिटल में जाओ, कोई आपको बोला भैया पैसे नहीं, वो ओपीडी भी नहीं दिखाएंगे आपको, ऑपरेशन तो बात की बात है, भैया ऐसा कर दो, कैसे कर देगा वो। और उसका 5 स्टार जैसी बिल्डिंग बना रहे हैं, इतने डॉक्टर है, खर्चे तो निकालेंगे ना, या समाज सेवा करेंगे। तो इतने कंपटीशन है डॉक्टर लोगों की, उसमें उनको सरवाइव करना है, तो पैसा निकालेंगे ना भाई। अभी क्लासेस में इतना खर्च करेंगे, अभी बायजूस आप बोलेंगे इतनी मार्केटिंग, शाहरुख खान को इतने पैसे दे रहा टीवी पे, बोले जान देना क्लास फ्री में देना, कैसे फ्री दे देंगे वो। अरे हैज टू सर्वाइव, ही हैज टू कम्पीट, ही हैज टू हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रेटजीज। पूरा एसएम सब्जेक्ट को डालना पड़ेगा बिजनेस में, तब जाके आगे बढ़ पाएगा। वो मर्जर कर रहा है, एक्सपेंशन बना नहीं क्या, इंटेंसिफिकेशन, वो मर्जर कर रहा है ना, एक्विजिशन कर रहा है, तब जाके आगे बढ़ रहा है। इसको एक्वायर कर रहा है, उसको तो पूरा एसएम तो घुसेड़ दिया उसने। फिर हाँ बोल रहे उनको लग रहा है, उनको आप पूछ रहे क्यों, लग रहा है मतलब क्या, लगेंगे ही ना। वो क्या आप भी बैजूस आप भी ऐसे, अरे क्यों पूछ रहा है भाई, हल्का है क्या। गवर्नमेंट अभी मोदी जी को, मोदी जी आप भी ऐसे, आप भी, अरे क्यों आईआरसीटीसी को ऐसे नहीं लगता, बीएसएनएल को नहीं लगता क्यों। मैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि वो जितने भी पीएसयू एसबीआई जो है उसको जरूरत नहीं है, खा जाएंगे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की वैसी बजी पड़ी। वो यही है ना, होशियारी करने गए, बोले एसएम नहीं लगता, घुसड़ गए तुम्हारे बॉडी के अंदर। बीएसएनएल का क्या हाल होगा देखिए ना, वो बीएसएनएल का क्या हुआ, कुत्ते की मौत मारा उसको। मतलब आप ज्यादा होशियारी, हम गवर्नमेंट है, हम एसएम मत करो फिर। एसएम जो बैंक से, जो पीएसयू बैंक है, कैसी बात लगी है, 2-4 बैंक को छोड़ दो आप। तो ये गवर्नमेंट सेक्टर डज नॉट मीन दे आर नॉट सपोज टू यूज, दे हैव टू बी कॉम्पिटिटिव। बीएसएनएल ने अपने आपका, उसको लगता था मैं बहुत भारी, कैसे घुस गया बॉडी में जियो उसके। एक जमाने में से बीएसएनएल था मालूम है, अभी कहां गए। तो ये होशियारी वाले क्वेश्चन नहीं पूछने का, ये बोलने का कि गवर्नमेंट है और सब है, तुमको एसएम लगेगा, हम गवर्नमेंट है तो क्या करें। अभी आपको एसएम लगेगा, आपको भी विजन बनाना पड़ेगा, मिशन आपका भी होगा, स्ट्रेटेजी आपको, ये जो 5 स्टेजेस है ना, कौन से, विजन, वेयर वी आर, स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन, इंप्लीमेंटेशन, उनको भी लगेगा। व्हाई नॉट, इट इज एप्लीकेबल फॉर एजुकेशन, मेडिकल, यानी कि जो भी पूरा हॉस्पिटल से उनको लगेगा। और स्टेट गवर्नमेंट, अब मुझे बताओ मोदी जी 2025 में इंडिया को कहाँ ले जाना चाहते हैं, उसका विजन चाहिए उनको, पता होना चाहिए वेयर वी आर। उनको फिर ये मेट्रो ट्रेन से लेके स्मार्ट सिटी के फॉर्मुले, स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन करना पड़ेंगे, फिर उसको इंप्लीमेंट। अब देखो मेट्रो पूरी, सिर्फ मेट्रो का फॉर्मुलेशन नहीं, मेट्रो चल रहा है, बन रही है पूना में, और इवैल्यूएशन करेंगे, तो ये तो उनको भी जरूरी है ना भाई। तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन क्या आता है, मेडिकल सेक्टर डज नॉट रिक्वायर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, इट इज ट्रू और फॉल्स। तो आपको लिखना इट इज फॉल्स। And why the hell did you ask this question? तो ऐसे वो पूछेंगे ना, आपको आएगा। और वो इन्होंने इतना ही नहीं, इन्होंने 5 मार्क के लिए पूछा एजुकेशन, अपन वो क्लास में क्या था, तो कुछ नहीं ना भाई, एजुकेशन सेक्टर का पूरा पैरामीटर चेंज हुआ है, आजकल ऑनलाइन का जमाना चल रहा है, स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करना है। यहाँ पे भी मर्जर हो रहा है, यहाँ पे भी मार्केटिंग कर रहे हैं, यहाँ पे भी इनके विजन होते हैं, यहाँ पे भी वो लोग अपना परफॉर्मेंस चेकिंग करते हैं, तो यहाँ पे भी सब हो रहा है, उसमें कुछ नया नहीं है। पूरा बिजनेस के डायमेंशन है, पूरा लाइव स्ट्रीमिंग चल रहा है ना, ये भी क्लाउड ओरिएंटेड हो गया है आजकल। पढ़ने के पूरे तरीके से कोई स्कूल थोड़ी ना चल रही है, मिशनरी स्कूल है, बच्चे आ रहे 5,000 रुपए फीस ले रहे बस, ऐसा स्कूल का थोड़ी ना जमाना है। अभी तो 2-3 लाख रुपए स्कूल का फीस है। तो ये पूरा चेंज हुआ है। मेडिकल में आज मेडिकल वाले कितनी सर्विस दे रहे हैं हॉस्पिटल में, बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, पैथोलॉजी से टाइप कर रहे हैं, एम्बुलेंस घर पे भेजते हैं, वो ब्लड टेस्ट वाले घर पे भेज देंगे आपके। आई मीन कितना उन्होंने मेडिकल वालों से टाइप कर लिया है, और डॉक्टर को बैकवर्ड इंटीग्रेशन, डॉक्टर भी वही बनते हैं उनके हॉस्पिटल में, वो डॉक्टर के कॉलेजेस खोल दिए उन्होंने, वहीं पे कॉलेज, वहीं से डॉक्टर उठा के अपने हॉस्पिटल। तो ये सब उनके स्ट्रेटेजीज है भाई। उनके भी वो वार्ड वाइज चार्ज चल रहे थे, ये वार्ड में गए तो वो चार्ज, वो वार्ड में गए तो चार्ज, जनरल वार्ड के अलग चार्जेस है ना। मतलब ये सब वो कैंटीन वाले से टाइप कर लेंगे, बाहर पार्किंग का भी पैसा लेंगे। तो ये इट इज लाइक अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, इट इज नॉट। तो ये क्यों इतना डिस्कशन किया है, आप उनको बताओ कि जैसा प्राइवेट में हो रहा है वैसा इनका हो रहा है। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अभी भी एक तो क्वेश्चन पूछना नहीं चाहिए, पर पूछा तो आपके पास में होना चाहिए कि भाई ये पुराने जमाने का गवर्नमेंट स्कूल नहीं है, ये बायजूस का जमाना है। आप तो देख ही रहे हो ना, इतना मार्केटिंग कैसे करेंगे भाई। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो ये गवर्नमेंट, ये सब लिखना आपको जरूरी है। आप इतना ही लिखना कि इनको भी ये सब लगता है यहाँ पे शोर शराब। आप इन दिनों में जो चल रहा है हॉस्पिटल में पूरा लिख दो। इन दिनों में एजुकेशन में जो चल रहा है, एजुकेशन बोला तो आपको मालूम कितनी सारी कंपनी से हॉस्पिटल में जो चल रहा है, तो लिख के बताओ ये सब हो रहा था। ये प्राइवेट में होता था पहले, अभी तो इनको भी तो करना ही पड़ रहा है, ये भी तो कर रहे। तो इसका मतलब इनको भी एसएम की जरूरत है। ये भी विजन बनाते हैं, ये भी मिशन बनाते हैं, ये भी स्ट्रेटेजी बनाते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, इनके भी परफॉर्मेंस पैरामीटर है। मोदी जी बैंड बजाता है इनकी सबकी।
ये इतना टैक्स कलेक्शन क्यों नहीं हुआ, इतना जीएसटी कलेक्शन एक महीने में था, इतना क्यों नहीं हुआ, स्टैंडर्ड एक्चुअल सब घोड़े लगाते हैं इनके, फिर इनकम टैक्स की रेट होती है इंडिया में, तो यहां भी तो है ना सब ये। तो ये आपको बताना, पर ये मैं जो बोला ना वो लिखना है कि इनमें भी वो सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन तीनों में से इन्होंने इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इन्हीं क्वेश्चन को पूछा, ये 2 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आपको बता रहा हूं कि आए तो लिख देना, घबराना मतलब, जो चल रहा है वो लिखो इंडस्ट्री में, ठीक है ना। आप चलो आगे बढ़ेंगे, बहुत ही सिंपल से लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर गाइस, कम ऑन। ऑब्जेक्टिव एडवांटेज, 2 प्रमुख ऑब्जेक्टिव है एसएम के। एक तो सबसे पहले आपको जानते हैं कंपटीशन में आगे जाना, और सबसे पहले ये मतलब एसएम को फॉलो करते ताकि हम लोग कंपटीशन में नंबर 1 रहे, याद रख लेना। एसएम का सबसे पहला ये देखो यहाँ पे लिखा है ये, और ये गाइड द कंपनी सक्सेसफुली फॉर द चेंजेस, यानी कि दुनिया जैसी बदलेंगी हम बदले, हमें वो एसएम हमें एम्बेसडर नहीं बनने देगा, ऐसे हमें नोकिया नहीं बनने देगा, ऐसे हमें कोडैक नहीं बनने देगा। एसएम हमें हमेशा इतना अपडेटेड रखेगा कि इससे पहले कोई आके हमें खा जाए वो हमें अपडेट कर देगा। जो लोग एसएम नहीं हुए दे हैव बिकम आउटडेटेड एंड दे आर नॉट इन द कंपटीशन एट ऑल, वो चले गए भाई। एम्बेसडर कोडैक क्या है ये, नोकिया खत्म हो गया। तो ये वो लोग जिन्होंने, तो एसएम के 2 फायदे, एक तो आप कंपटीशन में आगे रहोगे, और दूसरा फायदा आप कंपटीशन से आउट नहीं रहो, आगे ही जान दो। आगे की बात तो कम से कम कंपटीशन में रहोगे तो सही, तो पहले तो कंपटीशन में रहोगे और वो भी आगे जाओ। ये पॉइंट क्या बोलता है, आपको दुनिया के हिसाब से वो इन ट्यून रखेगा और फिर आपको आगे रखेगा। अब बताएंगे बेनिफिट्स ऑफ एसएम, ये है, और डिसएडवांटेज। अब पहले डिसएडवांटेज पढ़ते हैं, बहुत ही अच्छे डिसएडवांटेज। एक पानीपुरी के बिजनेस वालों को आप बोल रहे हैं कि तुम एक काम करो, ये करो, ये सारे 8 चैप्टर्स पढ़ो, वो बोलेंगे हौला है क्या तू, ये आप उसको क्या लेते, शॉर्ट कर ले, तो टॉस कर ले, तो माइकल पोर्टर कर ले, जेनरिक स्टडी, भले ये पानीपुरी लेना, अब वापस से मत आना, ये क्या खाने के लिए, ये ठूस ले जरा पानीपुरी, बाद में आना, क्योंकि आप उसको क्या बोल रहे हो आप कि ये सब कर ले, वो कौन है, उसके पास में ना टाइम है ना उसके पास पैसा है। एसएम लगाने को बुद्धिजीवी लोग चाहिए और साथ में टाइम चाहिए। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टली चीजें हैं, और इतना करके भी शॉर्ट नहीं है। क्या करोगे आप, नैनो बनाते समय तो बहुत सो जाता, नैनो की लग गए ना खड़े खड़े, तो क्या है ये डिफिकल्ट, ये इसका डिफिकल्ट टू एस्टिमेट, ये शॉर्ट नहीं है कि आपको इसको सक्सेस मिलेगा ही। और सबसे पहले तो पूरा एनवायरनमेंट इज वेरी कॉम्प्लेक्स। आज हम लोग जो सोचते हैं कल लग जाती, मतलब जिसने बहुत, आप सोचो ना, इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इनके सबके इंडिकेटर लगे हुए हैं। अगर सारा ईवी आ गया है तो इनको सबके धंधे बंद हो जाएंगे ना भाई। मतलब किसने सोचा था कि इतना वो ईवी घुसेगा मार्केट में, और ऑटोमोबाइल सेक्टर का इनको, इनके अभी ये मारुति उद्योग को टेंशन आ गया कि अब अपना क्या होगा। एक जमाने में जिसका 50% मार्केट शेयर है, खड़े खड़े मतलब जो इंडस्ट्री का लीडर है, आज उसका ये संकट है कि उसका सर्वाइवल के वांदे हो जाएंगे मे बी 5 years डाउन द लाइन। तो ये कॉम्प्लेक्स है, इसको समझना इतना आसान नहीं, कभी भी गेम पलट सकता है आपका। ये 2020 मैच है, आखिर की 4 ओवर में पलटा देता गेम। मतलब आपको मैच चालू होते समय लगता है कि कोई और जीतेगा, खत्म होते समय जीतता कोई और। ये कॉम्प्लेक्स है बहुत, यू कैन नॉट प्रेडिक्ट इट। पता ना, आज तुम इन दिनों में शेयर मार्केट से अच्छे टच में, तुमको लगना कुछ भी कभी कुछ हो जा रहा है, मतलब आपने को समझ, अच्छा ये कैसे हो गया भाई, मतलब कोई अभी देखो अचानक से कोई इंडस्ट्री फॉर्म में आ जाती। तो इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स, इट इज वेरी नॉट ऐसे कोई बच्चों को खेलने की कोई, मतलब यू नीड रियली यू नो वेरी गुड नॉलेज, एक्सपीरियंस, पीपल टू अंडरस्टैंड। तो ये बहुत डिसएडवांटेज है। आम आदमी बच्चों को खेलनी हुई इंडस्ट्री, वो रतन टाटा जाने का वक्त है, फिर भी अभी भी वो इंडस्ट्री को समझ रहे, वो अभी भी उनका स्टेटमेंट देखो, आई एम स्टिल ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इंडस्ट्री। उम्र कितनी है उनकी, वो इंडिया का बादशाह है, वही वो बोल रहा है कि मैं समझ रहा हूं, और अपन क्या बोलेंगे। उसने पूरा जिंदगी उसने नहीं, उसके पप्पा से बिजनेस चल रहा है इंडिया में, वो बोल रहा है आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इंडिया इकोनॉमी। ऐसे में सब जगह प्रॉब्लम है, इतना आसान नहीं बोलने के लिए अपना सब्जेक्ट, ठीक है, बट वो इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स, टाइम कंज्यूमिंग, कॉस्टली, और लास्ट में क्या बोल रहा है, नहीं नहीं करके भी कौन बोलेगा, गारंटी है क्या, चलो बताओ कौन बोलता है कि ऐसा कर दो 100% सक्सेस होगा, गारंटीड नहीं। आगे एडवांटेज क्या है, ये पूरे जितने हमने एसएम के 5 स्टेप्स देखे, कौन से, ये 5 से देखे ना हमने, विजन बनाएंगे, वेयर वी आर, वो 5 स्टेजेस यानी कि एसएम है। तो एसएम के फायदे क्या है, एसएम की 5 स्टेज से अगर काम किया तो आपको कम से कम आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट डिसीजन मेकिंग अच्छी हो जाएगी, आप कंपटीशन में आगे जाने लग जाओगे। अगर आप हर समय पे इतनी शिद्दत से एसएम फॉलो करोगे, पूरा एसएम यूज करके अगर बिजनेस करोगे, तो आपकी जीतने की प्रोबेबिलिटी बढ़ी, आपकी मिस्टेक्स कम हो जाएंगी,
और आप वो गलती होने ना दे है। पहली बात तो गलतियां होने नहीं देंगे, और हो भी गया तो आप कम बैक करोगे, यानी कि मिस्टेक सुधारने का मौका भी है, आप कंपटीशन में आगे जाओगे, है ना। और आपको ऐसा है कि आप अपने विजन को अचीव कर दोगे। तो यहाँ पे अलग लिखा है कि आपके जो विजन ऑब्जेक्टिव वो अचीव हो जाएंगे, आपकी गलतियां होगी नहीं, बिकॉज वो लिखता ही है ना, हम लोग इंटरनल एक्सटर्नल को सोच समझ के ही पॉइंट नंबर 3 में स्ट्रैटेजी बनाएंगे। तो वो प्रोएक्टिव है, गलतियां होने नहीं देगा। और उसमें ये भी लिखा है, देखो ना, गलतियां हुई भी, तो यहाँ लिखा है प्रोएक्टिव लिखा है, यहाँ पे अवॉइड लिखा है, और ये देखो ये भी उसके जैसा एक पॉइंट है, मतलब हो भी गया तो फिर सुधारेगा उसको। फिर वो बोलता है आपको ये हमेशा ये 5 स्टेप जो इसको आपको हमेशा गाइड करेंगे, ठीक है ना। आप क्या लिखा है, आप अपने कंट्रोल यानी कि आप अपने डेस्टिनी पर विजय हासिल करोगे, ठीक है ना। उसके बाद में आपको ये बोलता है कि आपको एक्ट एज अ पाथ फाइंडर, आइडेंटिफाई वेज एंड मींस, क्या है बोल रहे हैं F4G। देखो आप पॉइंट नंबर 3 में तो था ना कि आपने पहले विजन डिसाइड किया, फिर वेयर वी आर डिसाइड, और पॉइंट नंबर 3 में आप यू आइडेंटिफाई द स्ट्रेटजीज टू अचीव देम। तो ये तो बोलता है यहाँ पे हम लोग पाथ फाइंडर है, वो आपको अच्छे से गाइड करता है, वो फ्रेमवर्क करता है, फ्रेमवर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो पाथ फाइंडर कैसे हो गया, ताकि आप अपने विजन को अचीव कर पाओ। और अगर आपने इन सारे 5 स्टेप्स को हमेशा फॉलो किया तो आप कंपटीशन में आगे रह जाओगे। ये 5 स्टेप्स को फॉलो किया हमेशा गाइडेंस करेंगे आपको कि आपने क्या करना चाहिए। तो ये एक्चुअली क्या है, वो मैं 5 स्टेप्स क्यों बोलता हूँ, बिकॉज SM इज इक्वल टू 5 स्टेप्स, और 5 स्टेप्स के फायदे क्या है यहाँ लिखे हुए। तो एक बार थोड़ा सा ये क्वेश्चन को बार बार पूछा हुआ एग्जामिनेशन में, SM के 3 बातें याद करिएगा। इस पूरे चैप्टर को देख लेते हैं, चार्ट है ना शिवी, एक बार देख लेते हैं SM के कितने बच्चे हैं। एक तो इसमें लिखा था स्ट्रैटेजी क्या है, बराबर है, SM का चैप्टर नंबर 1 है। हाँ? फिर हमने देखा स्ट्रैटेजी के बाद में एक देखा इसमें प्रोएक्टिव, है ना, और एक देखा ये एक वाला क्वेश्चन हो गया। उसके बाद में हमने देखा कि SM के एडवांटेजेस और ऑब्जेक्टिव, बराबर ये देखा। उसके बाद में हमने लेवल्स को देखा, और एक वो एकदम छपरी क्वेश्चन है जो बोलते हैं मेडिकल में, एजुकेशन और गवर्नमेंट में क्या SM लगता है, ये बोलना है ऐसे लगता है, हो गया क्वेश्चन खत्म। 3 लेवल के लोग बताओ, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, मुकेश अंबानी, और जो जियो मार्ट को संभालता है, और फाइनेंस मार्केटिंग वाले, कौन से बच्चे को कितने पैसे देना, शेयर होल्डर को आंसरेबल कौन है, कॉर्पोरेट, बिल्कुल है। फंक्शनल किसको आंसरेबल है, और जियो मार्ट के कॉम्पिटिटिव एज कौन दिलाएगा, बिजनेस लेवल। मार्क क्या बोलते हैं, जियो मार्ट, जियो मीडिया, इनको कितने कितने पैसे देना है कौन डिसाइड करेगा, कॉर्पोरेट, बराबर। ये क्लियर है। इसके 2 ऑब्जेक्टिव्स है, एक तो कंपटीशन में आगे जाना, और आपको कंपटीशन से आउट नहीं होने देगा, मतलब दुनिया के हिसाब से, एनवायरमेंट के हिसाब से चेंज करने बोलेगा। डिसएडवांटेज क्या है, बहुत कॉस्टली है, टाइम लगता बहुत, है ना, इतना टाइम लगता है, कॉस्टली है, और फिर इतना करके भी कोई गारंटी नहीं दे सकता, और ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, सब समझना है, बोलने के लिए आसान है। SM की 5 स्टेप फॉलो करोगे तो अपने को एडवांटेज क्या है। हाँ, तो एडवांटेज क्या कौन से इसमें, कुछ तो 3 बातें है ना, एक मिस्टेक के ऊपर 3 बातें। एक तो मिस्टेक्स है, मिस्टेक के ऊपर 3 पॉइंट है। एक तो मिस्टेक होने देगा, और मिस्टेक की वजह से नहीं होता, आपकी कॉस्ट नहीं जाएगी, और आपकी गलती होता है आप वापस कम बैक करोगे। फिर एक 5 स्टेप्स के पॉइंट है, 5 स्टेप से 3 बातें हो गई। एक तो हमेशा 5 स्टेप्स आपको गाइड करेंगे, ये 5 स्टेप फॉलो करते तो आपको लॉन्ग टर्म में आपका मतलब आपका विजन अच्छी हो जाएगा, आप सस्टेन कर पाओगे, विजन आपका अच्छी हो जाएगा, और आपके 5 स्टेप हमेशा डिसीजन लेने में हेल्प करेंगे। और कोई तो पॉइंट नहीं तो नहीं, फिर यहाँ पे कौन सा पॉइंट था 5 स्टेप में, हाँ लॉन्ग टर्म है, हाँ ठीक है। ये 5 स्टेप फॉलो करते हो लॉन्ग टर्म में आपके ऑर्गेनाइजेशन कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। और विजन के ऊपर 2 पॉइंट है, आप अपने विजन को अचीव कर लोगे, और ऑब्जेक्टिव वही तो डेस्टिनी मतलब आपका विजन आपकी कंट्रोल में, अर्थात अगर 5 स्टेप फॉलो करोगे, ऐसे फॉलो करोगे, आपका विजन आप अचीव कर पाओगे अपने लक्ष्य। और ये सब कुछ होगा, मिस्टेक नहीं करोगे, ये सब तो आपको आप कॉम्पिटिशन में हमेशा आगे जाओगे। तो एक बात है इसका कॉम्पिटिटिव एज, ठीक है ना, ये हो गया। प्रोएक्टिव यानी कि जो टाटा ने ईवी को लॉन्च कर लिया, ईवी आने से पहले इंडिया में, ये प्रोएक्टिव। सबका देख देख करने में, अगर मान लो बाद में मारुति लाएगा, वो प्रोएक्टिव। हमारी स्ट्रैटेजी हमेशा प्रोएक्टिव नहीं होगी, वो रिएक्टिव भी हो सकती। तो टाटा ने लाया वो प्रोएक्टिव, और मारुति लाएगा रिएक्टिव। रतन टाटा ने बहुत सोच समझ के नैनो को लाया था प्रोएक्टिव, खराब हुई, आग लगी तो उसको चेंज किया रिएक्टिव। और स्ट्रैटेजी इज देयर टू फुलफिल द गैप बिटवीन व्हाट वी आर
स्ट्रैटेजी इज ऑलवेज टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। स्ट्रैटेजी कॉर्पोरेट लेवल पे भी हो सकती है, ये स्ट्रैटेजी। ठीक है ना, डन, ये चैप्टर खत्म हो गया। कोई शक सवाल? अभी कितने चैप्टर्स हो गए? 5 चैप्टर्स होने के पश्चात हम लोग आगे बढ़ेंगे। वेरी गुड। सो नाउ मूविंग, एवरीबॉडी आर यू देयर? कम ऑन, जल्दी से आपके लैपटॉप में आपको देखना है, वहां पे लाइक का बटन है, वहां पे जरूर लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट जरूर करें। इट गिव्स मी लॉट ऑफ इंस्पिरेशन टू वर्क हार्डर। एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये लेक्चर चाहे जिन्होंने मेरी क्लास की है नहीं की है सब तक पहुंचाए, बिकॉज हो सकता है कुछ लोगों ने पैसा नहीं है इसीलिए क्लासेस नहीं ले होंगे। तो जस्ट मेक श्योर कि ये लेक्चर आप बहुत लोगों तक पहुंचाए, हर किसी का फायदा होना चाहिए। लेट एवरीबडी बी बेनिफिटेड, सबका फायदा होने से हमारा भी फायदा जरूर होगा, राइट दोस्तों? जस्ट मेक श्योर आप इन लेक्चर को शेयर कर रहे हो, लेट एवरीबडी अंडरस्टैंड, ओके? और आप खुद ही देख रहे होंगे ये लेक्चर्स की वजह से जो उन लोगों ने अगर एसएम को अगर इतने पहले पता नहीं कैसे पढ़ा होगा, पर फिर भी इनसे काफी कुछ आपको हेल्प मिल रहे होंगे। एंड वी आर एबल टू रिवाइज एंटायर सिलेबस इन वेरी शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, राइट? तो ओके गाइस, वी आर मूविंग ऑन चैप्टर नंबर 2 के 7 7 7 8 8 को मूव करते हैं। सो मूविंग ऑन चैप्टर नंबर 8 गाइस, रेडी? ओके, hey guys, welcome back. So we're moving on chapter number 8. Are you ready? Yes, sir. Everybody, ladies and gentlemen, I'm moving on chapter number 8, strategy, implementation and control. इस चैप्टर को दोस्तों कई हिस्सों में डिवाइड किया। 3 3 6 7 बच्चे हुए खड़े खड़े। Shut up. दोस्तों, आपसे मेरा एक प्रश्न है, फॉर्मुलेशन और इंप्लीमेंटेशन में क्या डिफरेंस है? आपने सिर्फ सोचा मैं ईवी लॉन्च करूंगा, ईवी इंडिया में इस बार लॉन्च होगी, ऐसी ईवी बनाएंगे, ऐसा डिजाइन होगा, इतने लोग बैठेंगे, यहां से बैटरी लाएंगे। अरे सिर्फ सोचा, फॉर्मुलेशन है। वैसी गाड़ी लॉन्च हो गई, इंप्लीमेंटेशन। पहले क्या आता है, बाद में क्या आता है? फॉर्मुलेशन और इंप्लीमेंटेशन में मित्रों कहां पे कम लोग होते हैं? फॉर्मुलेशन में। ज्यादा लोग की जरूरत क्या है? थोड़े बुद्धिजीवी लोग साथ में बैठ के फॉर्मुलेट करते हैं। कहां पे ज्यादा लोग की जरूरत है? कहां पे इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है फॉर्मुलेशन, कहां पे हार्डवर्क जरूरी है, कहां पे लीडर का होना जरूरी है? फॉर्मुलेशन में। क्योंकि लीडर्स नहीं, इंप्लीमेंटेशन में, क्योंकि इंप्लीमेंट कराने के लिए ही लीडरशिप क्वालिटी जरूरत पड़ती है। सोचने के लिए लीडर्स की जरूरत क्या है? सोचने के लिए मैनेजर भी चलेगा, पर इंप्लीमेंट करवाने के लिए लीडर चलेगा। ठीक है ना, ये खत्म हो गया। पहले क्या आता है? फॉर्मुलेशन, बाद में क्या आता है? इंप्लीमेंट। ये बात क्लियर है? उसके बाद दोस्तों कर्ट लोवेन, ओहो हो, दुनिया जैसी बदली है, हमें भी वैसा बदलना चाहिए। ये मालूम है आपको? कर्ट लोवेन फ्रिज में बैठता है। बोलो बोलो क्या होता है कर्ट लोवेन? बोलो भाई बोलो, कमॉन। अरे रुके ना तू, कमॉन। क्या बोल रहा है ये? जैसे मैंने आपको क्लास में समझाया था, ये शेवरले की बात थी ना, शेवरलेट। वो कंपनी का क्या था नाम मालूम क्या? शेवरले कंपनी ने वहां पे बड़ी बड़ी एसयूवी बनाई थी, पर क्या होता, दाम बहुत बढ़ गए पेट्रोल के, तो ये गाड़ियां बिकना बंद हो गई। तो इसका क्या किया उन्होंने? फिर उसको अनफ्रीज किया। बोले इसको अनफ्रीज कर दो, यानी कि उसको बंद कर दो, छोड़ दो उसको। फिर क्या होता ना, वो क्या करते हैं, देखते कि दुनिया में अब क्या चल रहा है, उसके हिसाब से उन्होंने क्या किया, वो एनालिसिस करके उन्होंने सेडान कार लॉन्च की, और जो फ्यूल एफिशिएंट थी उसको लाया, चेंज इन द सिचुएशन। फिर उसको चला के देखा, फिर चल रही कि नहीं देखा, फिर जब चलने लगी, लोगों को बहुत पसंद आने लगी, तो उसको रिफ्रेश किया नहीं कि इट हैज बिकम द नॉर्मल वे ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि उसको पूरी तरह से अच्छे से लॉन्च कर दिया। तो आप बोलेंगे पॉइंट नंबर 2 और 3। पॉइंट नंबर 2 में ढूंढ के निकाला कि कौन सी फ्यूल एफिशिएंट कार है, अच्छी चल रही कि नहीं चल रही। लोगों, कुछ लोगों से पूछा, टेस्टिंग मारा उसको, और लोग टेस्टिंग में सक्सेसफुल हो गई। तो पॉइंट नंबर 3 में रिफ्रेश करके उसको इसमें लेकर आ गए शोरूम पे। तो 3 बातें कौन सी? अनफ्रीज, भुला देना मुझे, अनफ्रीज, उसको भुला दिया। फिर आप भुला दे तो कुछ तो नया करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपके पुराने वाले आपके सीने से नहीं निकलेगी, नई वाले की रोशनी आपके दिमाग में नहीं आएगी। तो अनफ्रीज में, अनफ्रीज का आपको निकालना पड़ेगा। और लाओ देखो, जब तक पुरानी वाले को छोड़ेंगे, नई वाले को ढूंढना पड़ेगा। नई वाले को ढूंढा, देखा, टेस्टिंग मारा, नई वाले पे टेस्टिंग मारा, नई वाले टेस्टिंग में सफल हो गई, फिर नई वाले को अपने से लगाया, है ना? तुझे अपना बनाने की कसम खाई रिफ्रिज में, है ना? उसको अपना बना ले, शोरूम पे लॉन्च किया। चिचोरो, बराबर है ना? याद रखना, कर्ट लुइन हमेशा फ्रिज में बैठता है। दोस्तों
वैसे एक क्वेश्चन स्ट्रेटेजिक चेंज से आया हुआ है। स्ट्रेटेजिक चेंज मतलब वही है, whenever the environment is changing, you are supposed to change yourself, otherwise you will become outdated. इसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक चेंज। चेंज यानी होता क्या है? चेंज यानी जैसे दुनिया बदले, आपने अपने आप को बदला, अदरवाइज यू विल बिकम आउटडेटेड। आप बदलो वरना लोग आपको बदल देंगे। स्ट्रेटेजिक चेंज, चेंज यानी क्या होता है कि आप जैसे कि आपको समझना चाहिए कि दुनिया में हो क्या रहा है, आपने उसको महसूस करना चाहिए, एंड यू हैव टू चेंज योरसेल्फ। अदरवाइज स्ट्रेटेजिक चेंज बहुत जरूरी है, वरना कई लोग हैं जब वही आपस बात करेंगे, नोकिया है, एम्बेसडर है, ये सब आउट हो गए बिकॉज उनको स्ट्रेटेजिक चेंज नहीं जमा। तो चेंज करने क्या होता है, जैसे हमने एग्जांपल लेता वोडाफोन आइडिया की बात की थी, उन्होंने रिकॉग्नाइज द नीड ऑफ चेंज। उन्होंने देखा यार जियो बहुत मार रहा है, जियो बहुत मार रहा है, तो दे अंडरस्टूड कि नहीं आया ना, अबे उससे जियो से बचना है, तो लेट्स कम टुगेदर। तो उन्होंने क्या किया, पहले वोडाफोन, पहले आइडिया के दिमाग में, कुमार मंगलम बिरला के दिमाग में कि भाई साथ में आया क्या, बहुत बजा रहा है क्या, हम साथ में आए, वो हमारी बहुत बजा रहा है, तो उसके दिमाग में है कुमार मंगलम बिरला के। फिर उसने अगर ये बात पॉइंट नंबर 2 में, पॉइंट नंबर 1 में उनका शेयर बहुत कम हो गया था, आइडिया का वोडाफोन का दोनों कम हो गया था। आइडिया ने फिर जाके उससे मिला, दोनों ने, वो वोडाफोन के ओनर से, भाई साथ में अगर कुछ करते गुलू गुलू करेंगे, दोनों साथ में। विजन बताते कि हम लोग भी अभी उसको टक्कर देंगे, पर साथ में आना पड़ेगा, अकेले के बस की बात नहीं। विजन शेयर किया कि हम लोग साथ में आते हैं, मर्ज करते हैं और इसको बजाते हैं, तो उसने भी एक्सेप्ट कर लिया। फिर 3 नंबर में उस चेंज को हमने मर्जर का फॉर्म देके आइडिया वोडाफोन मर्ज किया। इंस्टीट्यूशनलाइज मतलब क्या, पॉइंट नंबर 3 में 2 में सोचा, 3 में कर डाला। तो चेंज करने की 3 स्टेप, पहले तो महसूस होना चाहिए कि चेंज होना, चेंज तो बाद में होंगे साहब, पर महसूस तो कर लो पहले। पॉइंट नंबर 2, यू हैव टू शेयर योर विजन विथ व्हाट वोडाफोन, इफ वोडाफोन अग्रीज। पॉइंट नंबर 3 में इट शुड बी इंस्टीट्यूशनलाइज, मतलब उसको इंप्लीमेंट करवा। आई थिंक ये खत्म है, क्लियर है। अब बात करेंगे हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल की। दोस्तों कंट्रोल 3 लेवल, ऑपरेशनल कंट्रोल, मैनेजमेंट कंट्रोल, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। बोला कंट्रोल, ऑपरेशनल कंट्रोल, मैनेजमेंट कंट्रोल, बोला कंट्रोल, बोला बोला तो बोला क्या, ऑपरेशनल कंट्रोल, मैनेजमेंट कंट्रोल। वेलकम बैक। कंट्रोल मतलब जो हमने स्ट्रेटेजी लगाई, इट हैज टू बी चेक्ड कि वो सही चल रहा है कि नहीं। कंट्रोल मतलब क्या, जो लगाए हैं उसको चेक करना। फॉर्मुलेशन बहुत लोग करते थे साहब, पर उसको चेक करना जरूरी कि जैसा मैंने सोचा था क्या मैंने पाया है, वो है कंट्रोल। और नहीं पाया तो चेंज करो। लोग सोचते तो बहुत है, पाते कुछ नहीं है। लोग पढ़ाई के प्लान बहुत करते हैं, यू कर दूंगा ये महीने में, वो कर, कुछ नहीं होता। बाद में चेक तो कर होले कि वो वैसा अचीव किया गया, और नहीं किया तो फिर चेंज योर स्ट्रेटेजीज। तो ये कंट्रोल की बात, उसको कंट्रोल मतलब वो कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल कर वैसा कंट्रोल नहीं, चेक जो सोचा था वो पाया क्या नहीं पाया, नहीं पाया तो फिर उसके करेक्टिव एक्शन लो, उसको कंट्रोल बोलते। ऑपरेशनल कंट्रोल, ऑपरेशनल मतलब क्या, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत छोटी, जैसे छोटी छोटी एक्टिविटी, फाइनेंस की, मार्केटिंग की, एचआर की, एक एक चीज को अपना, जैसे एसपीसी में मेरा डिस्पैच है, मैंने बोला 8 दिन में पहुंचता कि नहीं पहुंचता, तो मैं चेक करूंगा, स्टूडेंट को पूछूंगा 8 दिन में पहुंचा कि नहीं। जैसे डाउट वालों को मैं पूछूंगा तुम्हारा डाउट 24 घंटे में सॉल्व हो जा रहा है कि नहीं, एक एक चीज को पूछ रहा हूँ। टेक्निकल तुम्हारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन 2 दिन में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो जो हमने सोचा है 2 दिन में सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन होना चाहिए, हो रहा है कि नहीं हो रहा, 7 दिन में बुक्स मिल जाना चाहिए, हो रही कि नहीं हो रही, सोचा तो हमने है ना, पर हो रहा है कि नहीं, दैट इज एक एक चीज को चेक किया जा के अंदर, स्टूडेंट से फीडबैक ले, उसको बोलते हैं ऑपरेशनल कंट्रोल। मैनेजमेंट में ऐसा नहीं, मैनेजमेंट में यू चेक द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल, कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन को एज अ होल आप चेक करोगे कि जैसा आपने ऑर्गेनाइजेशन का रैंकिंग चाहा था, जैसे मान लो 5 नंबर के रैंकिंग पे था मैं, और मैं इस साल 1 नंबर के रैंकिंग में आना चाहिए था, तो मैं 1 नंबर पे पहुंचा कि नहीं पहुंचा, ये है मैनेजमेंट कंट्रोल। सर ऑपरेशनल में यू चेक एक एक, जैसे क्रिकेट की बात करो तो यहाँ पे एक एक प्लेयर का परफॉर्मेंस चेक करते, यहाँ पे पूरा टीम इंडिया का चेक कर, यहाँ पे यू चेक एक वन इंडिविजुअल एक्टिविटी, यहाँ पे यू चेक द एंटायर द परफॉर्मेंस ऑफ एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। रैंकिंग तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन की होती है ना, तो आप पूरे ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस एज अ होल चेक करोगे तो मैनेजमेंट कंट्रोल। बराबर, ये दोनों क्लियर है। एक एक का चेक करना, पूरा एज अ होल चेक करना। और स्ट्रैटेजिक बोल तो कैसा है, ये बहुत बड़ा लेवल, जैसे कि आइडिया वोडाफोन का मर्जर हुआ, जियो को लॉन्च किया, ये बड़ा एकदम स्ट्रैटेजिक लेवल की चीजें बराबर हुई कि नहीं, आइडिया वोडाफोन का हुआ था। अभी ये ना ऑपरेशनल में, ये कुछ अलग ही है, अब वो सक्सेसफुल नहीं हुआ तो ये स्ट्रैटेजिक कंट्रोल, फिर उसको चेंज करेंगे, भाई ये हुआ नहीं बराबर से, तो उसको स्ट्रैटेजिक कंट्रोल मतलब ऊपर के लेवल पे, एकदम टॉप लेवल पे, ना ऑपरेशनल ना मैनेजमेंट, ये अलग ही चीज है। तो स्ट्रैटेजिक कंट्रोल क्या होता है,
तो स्ट्रैटेजिक कंट्रोल 4 बच्चे हैं इसके। इसका एक सर्वेलेंस नाम का बच्चा है, सर्वाइलेंस है इसका, उसके बाद में प्रीमाइस है, एक इम्प्लीमेंटेशन और एक है अलर्ट, स्पेशल अलर्ट। तो इसमें क्या होता है कि जैसे 26/11 का हमला हुआ, कहाँ पे, ताज में, उसके बाद में रतन टाटा ने जो किया था, पुलिस को बुलाया, कमांडोज को बुलाया, ये क्या है, स्पेशल अलर्ट। मान लो किसी जगह पे बाढ़ आ गई और पूरा बिजनेस बहके जाने लगा, उसके बाद में आप जो करोगे ना अपने बिजनेस को बचाने के लिए, उसको देंगे स्पेशल अलर्ट कंट्रोल, ठीक है ना। अब एक प्रीमाइस कंट्रोल होता है, जब हम लोग बिजनेस चालू करते हैं ना, हमारे दिमाग में कुछ अजम्पशंस होते हैं और उस अजम्पशन के बेसिस पे हम लोग काम करते हैं। तो मारुति उद्योग ने बहुत अजम्पशंस को लगाकर सारा बिजनेस सेटअप किया था। तो देश उसको लगता था ऐसे ही चलेगा, अब अचानक से ईवी घुस गया तो उसके अजम्पशन खराब हुए, तो उसके हिसाब से कुछ तो चेंजेस करना पड़ेगा उसको, किसको। तो ये क्या है, व्हेन अजम्पशन गोज रॉन्ग, आपने अपने दिमाग में प्री डिसाइडेड था ना ऐसा ही होने वाला, पर वैसा कभी वो जो सोचा था वो चेंज हो गया, तो फिर आपके तो आपका बिजनेस का बेस ही हिल गया, तो आपको तब चेंज करना पड़ेगा। उसको बोलते हैं हम लोग प्रीमाइस कंट्रोल। प्रीमाइस यानी जिन प्रीमाइस के अजम्पशंस के बेसिस पर आपने जो पहले चीज सोची थी अब वैसी वो रही नहीं, तो आप चेंज करना पड़ेगा। अब बताओ तीसरा कौन सा है, सर्वेलेंस। आपको हमेशा न्यूज़पेपर पे देखना है, आपको पार्टीज में जा रहे वहां देखना है, क्लब्स में जा रहे वहां पे देखना है, आपको होर्डिंग बार बार चेक करना है, वेबसाइट पे चेक करना है, सर्वेलेंस चौकन्ना रहना है, चौकन्ना, ये कहीं कुछ अपने काम का तो नहीं है। आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, फ्लिपकार्ट मैं भी देता हूं, ये क्या है, सर्वेलेंस कंट्रोल। और इंप्लीमेंटेशन जो है ना उसके एंगल से, इसका एक बच्चा है, देखो इसके स्ट्रैटेजी के 4 बच्चे, एक है स्पेशल अलर्ट, एक है सर्वेलेंस, एक है इम्प्लीमेंटेशन और एक है प्रीमाइस। तो ये जो इम्प्लीमेंटेशन ना ये उसके अंकल जैसा दिखता है। अब इम्प्लीमेंटेशन में भी एक एक एक्टिविटी चेक होती है, ऑपरेशनल में भी एक एक चेक होती है। ऑपरेशनल में वही चीज रोज चेक होती है और इम्प्लीमेंटेशन में वही चीज पीरियोडिकली चेक होती है, मतलब कई बार, क्योंकि स्ट्रैटेजी की टॉप लेवल, तो टॉप लेवल ऑपरेशनल के लेवल के रोज चेक नहीं कर सकता रोज रोज। अब जैसे मान लो डाउट सॉल्व हो रहे कि नहीं हो रहे, तो मेरा एक बंदा वो चेक करता रोज, डाउट सॉल्व हो रहे कि नहीं, डाउट सॉल्व हो रहे कि नहीं, वो ऑपरेशनल है। पर अब मैं 3 महीने बाद चेक करता हूँ रैंडम बच्चों को बोलना कि तुम्हारा डाउट सॉल्व हुए कि नहीं, तो ये इंप्लीमेंटेशन, हालांकि दोनों में भी डाउट ही चेक हो रहा है, समझ में आया, यस, ये क्लियर है। उसके बाद में आपको एक क्वेश्चन है बेंचमार्किंग, व्हाट इज दैट बेंचमार्किंग। अच्छा एक काम करता हूं मैं, फॉरवर्ड बैकवर्ड जो है ना ये इधर से लिंक था मैं वो पढ़ लेता हूं। ये फॉर्मुलेशन और इंप्लीमेंटेशन से बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज है, बैकवर्ड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन नहीं, दिमाग में मत डालना, वो बैकवर्ड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन अलग है, ये लिंकेज है। मैं जब सोचो मैं मोदी हूं, मैंने सोचा नहीं समझा नहीं, लाल किले पे जाके एक भाषण ठोक दिया, भाई और बहना मैं भारत को 2025 तक विकास दिलाऊंगा, भारत में 2025 तक हर गांव में बिजली और हर घर घर में टॉयलेट करवा के दूंगा। उसने सोचा नहीं, कुछ नहीं, पता भी नहीं इंडिया में कितना पैसा है, इकोनॉमी ने देखा ना, जेटली से पूछा कुछ नहीं, जाके भाषण ठोक दी। ये को लोग कौन से हैं, ये फॉरवर्ड लोग हैं। मतलब ये फॉरवर्ड मतलब क्या है, यू आर नॉट इवन व्हेन यू डू द फॉर्मुलेशन यू डोंट इवन थिंक कि वो इंप्लीमेंट कैसे होगा, मतलब एग्रेसिव स्टैंड है बहुत, फॉरवर्ड ना बहुत वेरी एग्रेसिव, मतलब डोंट इवन थिंक कि वो फिर बाद में वो इंप्लीमेंट कराने के लिए वर्ल्ड बैंक से पैसे क्यों ना लाना हो, फिर जीएसटी क्यों ना लाना हो, लोगों के टैक्स बढ़ा देंगे, कुछ भी करेंगे। पर अब मोदी ये मनमोहन जैसे लोग ऐसे नहीं, वो तो पहले बोलेंगे इस नहीं, वो देखेंगे कि क्या इंप्लीमेंट होने जैसा है उसके हिसाब से भाषण करेंगे। मतलब यू थिंक अबाउट इंप्लीमेंटेशन अकॉर्डिंगली यू डू द फॉर्मुलेशन, जितनी चद्दर उतने पैर फैलाएंगे। ये है बैकवर्ड वाले, ज्यादा फिर टेंशन न को, बैकवर्ड वाले लोग की शांति जिंदगी में, फॉरवर्ड वाले जिंदगी में शांति नहीं, बिकॉज वो बैकवर्ड वाला उतना ही शब्द देता जितना मुमकिन है, एन वक्त पे कहीं ना को फुकड़ में भागेगा इधर उधर, अरे नहीं अरे नहीं। मोदी जी के बारे में ऐसा हो गया, बड़े बड़े स्टेटमेंट दे रहे, वो करने के लिए फिर भागना पड़ रहा है। तो फॉरवर्ड वाले लीडर बहुत आगे जाते हैं पर जिंदगी में परेशानी बहुत है, बिकॉज दे डू द फॉर्मुलेशन विदाउट इवन थिंकिंग अबाउट इंप्लीमेंटेशन। बैकवर्ड वाले पीपल दे थिंक अबाउट इंप्लीमेंटेशन रिसोर्सेज, क्या है अवेलेबल उसके हिसाब से फॉर्मुलेशन करेंगे। एग्जाम्पल, कोई केटरिंग की बिजनेस वाला है, एक ही तारीख पे 4 शादियां है, वो चारों तारीख ले लेता, ये भी देख रहा नहीं अपने में इतने लोग है कि नहीं, उतने बर्तन है कि नहीं, इतने लोग है कि नहीं, खाना आचार्य है कि नहीं उतने, वो चारों डेट ले लिया, अरे आ जाओ अरे आ जाओ। फिर जिस दिन शादी उस दिन टेंशन आ गया उसको, फिर तब लोग जुगाड़ कर रहे हैं। ये फॉरवर्ड लोग है, आगे जाते हैं पर परेशानी बहुत है। और बैकवर्ड वाला क्या बोलेंगे, ये चितड़े बंधु जैसे लोग हैं, ये मान लो जो एकदम नॉर्मल, भाई कितने हैं, कितने एक बार चेक कर रहे हैं तो मुझे मेरे पास रिसोर्स है भाई, 1-2 शादी का रिसोर्सेस है, बस उतनी शादी मैं लूंगा, 2 शादी के ऊपर केटरिंग नहीं करूंगा।
मतलब वो दिमाग को लोड, ये एकदम हल्के में जिंदगी। बैकवर्ड बोलता है पहले इंप्लीमेंटेशन की रिसोर्स चेक करना और फिर लोगों को कमिटमेंट देना, फॉर्मुलेशन करना। क्लियर है? ये है फॉरवर्ड बैकवर्ड। बेंचमार्किंग क्या कॉन्सेप्ट है? बेंचमार्किंग अपने अपने क्लास में मैंने होटल का एग्जांपल दिया था। व्हाट इज दैट बेंचमार्किंग? देखो बेंचमार्किंग क्या होता है, यू शुड ऑलवेज कंपेयर योरसेल्फ विद द बेस्ट वन इन द इंडस्ट्री। आपने चेक करना चाहिए कि इस इंडस्ट्री का बेस्ट कौन है। अगर मान लो इस इंडस्ट्री में क्रिकेट में और मैं बैट्समैन हूं तो मेरे इंडस्ट्री का बेस्ट जो विराट कोहली, आई हैव टू ऑलवेज कंपेयर माई सेल्फ विद व्हाट विराट कोहली। मैं रविंद्र जडेजा से कंपेयर नहीं कर सकता हूं, ना कि मैं हार्दिक पांड्या से कंपेयर कर सकता हूं, बिकॉज वो इस इंडस्ट्री का बैटिंग की दुनिया में वो बेस्ट नहीं। पर मैं बॉलर तो मैं बुमराह से जरूर करना चाहिए क्योंकि वो उस क्षेत्र का बड़ा आदमी है। तो आई शुड ऑलवेज कंपेयर विद द बेस्ट इन माई इंडस्ट्री टू नो वेयर इज ही एंड वेयर एम आई, सो दैट आई कैन फाइंड द गैप एंड आई कैन बी लाइक हिम। ताकि एक दिन आएगा मैं भी वो सब कुछ करूंगा जो वो कर रहा है, ताकि मैं भी एक दिन, ये जलन नहीं है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू कंपेयर कि वो वहां पे पहुंचा कैसे, ऐसा मैं क्या नहीं कर रहा हूं, ऐसा वो क्या कर रहा है, ताकि एक दिन मैं भी, उसको बोलते हैं बेंचमार्किंग। तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन होता है, जैसे एग्जांपल हमने अपना बेंचमार्किंग करवाया था डिलीवरी सिस्टम के लिए, कि डिलीवरी में अमेजॉन कितने दिन में दे रहा है, 3 दिन में दे रहा है, हम कितने दिन में दे रहे हैं, हम 10 दिन में दे रहे हैं, 8 दिन में दे रहे हैं। तो वी वांटेड टू आइडेंटिफाई कि आखिर अमेजॉन कर क्या रहा है। तो हमने अमेजॉन के पूरा डेटा निकाला, फिर एसपीसी का डेटा निकाला, वी आइडेंटिफाइड कि आखिर हम लोग यहाँ पे क्यों है। फिर हमने वो सब टेक्नोलॉजी लगाई जो अमेजॉन ने लगाई। अब हम भी हमारा डिलीवरी सिस्टम लिखते 3 से लेकर 10 दिन डिपेंडिंग ऑन लोकेशन, जैसा अमेजॉन लिखता है। तो क्या हुआ है ये कि वी हैव इंप्रूव्ड आवरसेल्फ विद द हेल्प ऑफ बेंचमार्किंग। क्योंकि कहीं ना कहीं हर चीज मुझे बुद्धि नहीं सूझेगी ना यार, मैं भगवान थोड़ी ना हर चीज का मास्टर कैसे हो सकता है। हो सकता है इस क्षेत्र में किसी आदमी ने बहुत अच्छा काम कर लिया, मैं उसको कॉपी करूंगा यार, उसको बेंचमार्किंग बोलते हैं। ये ना आगे जलन नहीं है, हम इस इंडस्ट्री जैसे ई कॉमर्स में अमेजॉन बेंचमार्क है, हमारा भी धंधा ई कॉमर्स। आई हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज डूइंग, आई हैव टू अंडरस्टैंड हिज प्रोसेस ऑफ वर्किंग एंड टू अंडरस्टैंड वेयर इज ही, व्हाट आई एम डूइंग। फिर मैं भी वो करूंगा और ताकि मैं भी एक बार उसके जैसा बन सकूं, इसको बोलते हैं बेंचमार्किंग। अंडरस्टूड? तो इसके 6 स्टेप्स है। आइडेंटिफाई द नीड ऑफ बेंचमार्किंग। वो रेस्टोरेंट का एग्जांपल लेंगे, उनके रेस्टोरेंट में कस्टमर